ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में कुछ बेसिक सीख लिया था और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो जो पार्ट 1 है उसी के कंटिन्यूएशन में ये वाला लेक्चर है और इसमें भी कुछ हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम लोग बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो पहले तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, देन हम लोग आगे बात करेंगे। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ड्रॉ करना है वीटी कर्व, राइट। और वीटी कर्व बनाना है तो हमें पता है एटी कर्व दिया हुआ है, ठीक है। और एटी कर्व का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे एरिया क्या मिल जाएगा, एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, जो कि आपको क्या देगा, वो आपको देगा डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, यही मिलेगा एरिया से, ठीक है। इधर लिख देता हूं डेल्टा वी, तो यहां से आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैं एरिया निकाल लूं, और एरिया निकालोगे तो ये कितना है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये 4 है और ये 2 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, +4। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये है 4, तो ये हो जाएगा -4। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 2 है और ये हाइट कितनी है, 4, तो ये हो जाएगा -8। अब यहां पे हमें इस पॉइंट के बारे में नहीं पता कि ये पॉइंट कहां पे कट कर रहा है, तो आप देख लो कि इस लाइन का स्लोप क्या है। इस लाइन का स्लोप देखोगे, ये है 5 और ये है -4, तो ये हाइट कितनी आ गई, ये हाइट आ जाएगी आपकी 9, ठीक है। और ये बेस कितना आ जाएगा, ये जो बेस आ जाएगा, ये 6 है, 15 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 9। तो इसका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, मतलब इसका जो स्लोप है वो कितना है, +1। यही कहानी है, इसका स्लोप +1 है, तो ये हाइट कितनी है, 4 है। 4 को 0 होना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा +4 और कर दो तो ये हो जाएगा 10। ये समझ में आया कैसे किया, बाकी आप चाहो तो स्लोप से कर लो, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 है, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। तो ये आ गया 10। अब हमें इसका इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 4 × 4 16 का हो जाएगा -8। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 5 × 5, तो ये हो जाएगा 25/2, ठीक है। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5, ठीक है, हाँ, तो कितना हो जाएगा +25, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां से एरिया निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, वीटी कर्व निकालना है, तो वीटी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, काफी सिंपल सी कहानी हो जाएगी। तो हमने बोला कि यहां पे ये है हमारा V और ये है हमारा T, या चाहो तो थोड़ा और नीचे ड्रॉ कर लो। T = 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं T = 2 पे, तो T = 2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वो हो जाएगी +4, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी कितना, +4 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड में। और यहां पे अगर बात करोगे तो ये पॉइंट आएगा, तो यहां पे इन दो पॉइंट्स ज्वाइन करना है, तो कैसे ज्वाइन करोगे, तो इसका जो स्लोप आएगा, वीटी कर्व का स्लोप, वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे कम हो रहा है, ये चीज समझ में आई। एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो क्या ये वाला कर्व बनेगा, देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बना के देख लो, लास्ट क्लास में बताया था। ये स्लोप नेगेटिव है और ये स्लोप कैसा है तुम्हारा, सॉरी, ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप 0 और ये स्लोप नेगेटिव है, तो इसमें क्या होता है, स्लोप कम होता है, यही वाला केस बन रहा है। और फर्दर देखो, अगर हम T = 4 की बात करें तो फिर से पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और T = 4 पे फिर से पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, तो इन दो पॉइंट को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो फिर से देखो स्लोप हमारा कम हो रहा है, तो क्या अब ये वाला पोर्शन आ जाएगा, मतलब यहां पे 0 से लेके 4 तक ये बनेगा हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। ये समझ में आया, ठीक है। अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो एक और तरीका है इसको समझने का, कि क्यों ना तुम इसकी इक्वेशन लिख लो। अगर तुम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, स्लोप तुम्हारा कितना है इस स्ट्रेट लाइन का, इसका जो स्लोप है वो है तुम्हारा, ये है 4 और ये है 2, तो स्लोप है -2। इसकी इक्वेशन लिखोगे तो ये आ जाएगा a = -2t + c, y = x + c,
तो a इज इक्वल टू -2t प्लस c। तो c क्या आएगा, वो है कि t की वैल्यू 0 पुट कर दो, t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये आ जाएगा +4। और जरा इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, तो मैं यहां से वेलोसिटी, इसका इंटीग्रेशन अगर मैंने कर दिया तो वेलोसिटी यहां से बन जाएगी -t² + 4t। जरा ध्यान से देखो, क्या इसके रूट 0,4 है, ये देखो वही तो बन रहा है। ये एक डाउनवर्ड पैराबोला लिखा की इक्वेशन लिखी हुई है, इसके रूट्स क्या है 0,4। तो इस तरीके से भी कर सकते थे इक्वेशन लिख के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको क्या चाहिए, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे क्या इसके बारे में, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, अभी हम लोग वीटी कर्व भी बना रहे हैं आगे, तो इसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं। अब क्या है यहां पे, ये है हमारा कितना -8 और वेलोसिटी होगी, तो 0 में -8 कर दो कितना हो जाएगा, पार्टिकल पहुंच जाएगा t = 6 पे, t = 6 पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी -8। और कैसे ज्वाइन करोगे, ये कांस्टेंट है तो ये ज्वाइन होगा एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग बात करते हैं इसके लिए, तो पार्टिकल का फिर से -8 और वेलोसिटी कम होगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -16, ठीक है। तो यहां पे -8 और कम कर दो, तो ये पॉइंट ले लेते हैं हम t = 10 पे, ये है हमारा t = 10 और ये आ जाएगा -16। और कर्व कैसा बनेगा, तो दिख रहा होगा इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप 80, इस vt का स्लोप 80 a होता है एक्सेलरेशन, और स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है तो क्या ये कर्व ऐसा बन जाएगा, ये समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ स्लोप बनेगा, ठीक है। और -16 में +25/2 कर दो तो कितना हो जाएगा, -16 + 25/2, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया 25 - 32/2, ये कितना हो गया, ये हो गया -7/2, ठीक है। तो यहां पे t = 15 पे, t = 15 बना देते हैं हम लोग यहां पे, ये है हमारा t = 15। यहां पे पार्टिकल के पास ये पैराबोला कर्व बनेगा और कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारा -7/2। समझ में आ रहा हो क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये भी हमारा एक पैराबोलिक पाथ बना, और उसके बाद फिर हम इसके लिए बात कर रहे हैं तो +25 और कर दो तो यह आ जाएगा -7/2 + 25, कितना हो गया ये 50 + 43/2, ठीक है। तो यहां से पार्टिकल t = 20 पे +43/2 पे होगा, तो +43/2 यहां कहीं बनेगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन से इस टाइप से कुछ ज्वाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे इस तरीके का कर्व बनेगा हमारा वीटी कर्व, ठीक है। मैं पर्सनली कैसे ध्यान रखता हूं कि कब स्ट्रेट लाइन आएगा, कब पैराबोला आएगा, तो मैं देख लेता हूं कि देखो ये 80 है, अब 80 की अगर मैं इक्वेशन लिखूं इस वाले पॉइंट की, तो यहां से यहां तक एक ही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इसकी मैं इक्वेशन लिखूंगा तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी कुछ आएगी, ठीक है। और मुझे यहां से निकालना है vt, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो अगर इक्वेशन में t लिखा हुआ है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² की फॉर्म का होगा। तो यहां पे अगर ये t की फॉर्म का है तो इसका इंटीग्रेशन t² की फॉर्म का होगा, मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका इंटीग्रेशन पैराबोला आएगा, तो ये पैराबोला आएगा पक्का, ठीक है। फिर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो t की फॉर्म का आएगा स्ट्रेट लाइन, देन ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पैराबोला, ठीक है। और ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से सोच सकते हो, बाकी तुम्हारी इच्छा है कैसे सोचना है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t = 0 से लेके t = 5। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे बी के बारे में, और बी के बारे में अगर हम लोग बात करें एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, और 5 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, एरिया अंडर कर्व। तो t = 0 से लेके t = 5 तक एरिया अंडर कर्व निकाल दो, ठीक है। तो t = 4 तक तो हमने निकाल रखा है, t = 5 तक निकालना है तो 5 हमारा यहां पे कहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये -4 है, ये -4 है, तो कितना आ गया एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व आ गया हमारा, ये आ गया +4 - 4 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया -4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन 0 से लेके 5 तक। फिर बोला गया है टाइम व्हेन एवरेज एक्सेलरेशन इज 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। अब तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन 0 चाहिए। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये 0 चाहिए। मतलब ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और वो 0 आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एरिया अंडर कर्व है वो 0 आना चाहिए। तो जरा देखो, ये एरिया है +4। अब अगर मुझे -4 एरिया मिल जाए तो क्या मेरा एरिया अंडर कर्व 0 आ जाएगा? बिल्कुल। और -4 कहां से है? 2 से लेके 4 तक का एरिया -4 है। मतलब जो हमारा टाइम है वो t=4 पे, तो t=4 पे पार्टिकल का जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो 0 हो गया होगा। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर कर्व कितना आ गया? 0 आ गया, 0 से लेके 4 तक का। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वो क्या पूछा गया है, इसमें हमको पूछा गया डिस्टेंस कितना आएगा फर्स्ट 5 सेकंड का। तो यहां पे एक सेकंड, ये -8 था, ये -16 था। अब एरिया अंडर कर्व कैसे हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस हम निकालते हैं वीटी कर्व का एरिया अंडर कर्व। ये वीटी है, ठीक है, इसका एरिया अंडर कर्व निकालो, लेकिन स्लोप इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमको। तो सबसे पहले तो हमको ये वाला एरिया चाहिए होगा, ये एरिया कितना है, ठीक है, और फिर हमको ये इसका एरिया चाहिए होगा ट्राइंगल का। तो पहले मैं निकाल लेता हूं ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना है? ये है हाइट हमारी 8, तो यह आ जाएगा हाफ ऑफ 8, और ये बेस कितना है 2, तो कितना आ गया? ये आ गया -8, ठीक है, पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? +8 मीटर आ जाएगा। अब हमें इसका एरिया और निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहां पे इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करो, आपको वीटी तो पता ही है, या तो आपको यहां से क्वेश्चन निकाल लो, या फिर आप इस ग्राफ से क्वेश्चन निकाल लो। मुझे पता है इसकी जो क्वेश्चन आएगी वो क्या आएगी, इसकी क्वेश्चन आ जाएगी v = क्या स्लोप है इसका, सॉरी इसके रूट्स हैं 0 और 4, तो यह आ जाएगा -t-0 -t-0 t-4। ये इसकी क्वेश्चन बनेगी, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी? -t-4, ठीक है। या इसको लिखना चाहो तो इसको लिख लो 4t, ठीक है, -t²। वही क्वेश्चन लिखी हुई है, जहां पे लिखी हुई है वही क्वेश्चन आप ग्राफ से भी निकाल रहे हो, सेम क्वेश्चन आएगी। अब आपको निकालना है एरिया अंडर कर्व, तो कैसे निकालोगे? तो हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले एरिया अंडर कर्व की, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट डी है, और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस फॉर t=0 टू t=4, अगर मैं इस डिस्टेंस को बोल देता हूं d, तो d क्या है? d है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये समझ में आया? उसका इंटीग्रेशन कहां से? 0 से लेके 4, या मुझे पूरा ही निकालना है t=0 से लेके 5 तक, तो ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dt कहां से? 4 से लेके 5, और हमें मैग्नीट्यूड लेना है हर एक का, ठीक है। तो यहां पे इस वाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये जो लिखा हुआ है स्टर्म का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4t - t² dt लिमिट 0 से 4, और इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें इसका एरिया डायरेक्ट पता है कितना है, mod ऑफ -8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? इसको सॉल्व करने पे हमारा बन रहा है, ये बन जाएगा 2t² - t³ / 3 लिमिट 0 से 4 + 8, यही आ जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा 56/3, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा, यहां पे हमें इस केस में क्या करना पड़ा? इस केस में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें इसका एरिया अंडर कर्व डायरेक्टली निकालना नहीं आता, तो हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसका एक क्वेश्चन और करेंगे। ओके, सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको वीटी कर्व गिवन है और आपसे पूछा गया एटी कर्व, ठीक है।
और आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप वेलोसिटी पूछी गई है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप एक्सेलेरेशन पूछा गया है, देन पोजीशन पूछा गया है t इक्वल टू 3 पे, और पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन आपको गिवन है कितना, x इक्वल टू 2 मीटर। फिर बोला गया है टाइम व्हेन एवरेज वेलोसिटी इज 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। बोले तो t इक्वल टू 0 से मैं t इक्वल टू t डैश तक अगर बात करूं तो वहां पे मेरा एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है, तो उस t डैश की वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड, तो 0 से लेके 10 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया हम उसकी बात कर रहे हैं। पार्टिकल 10 सेकंड के बाद भी मोशन कर रहा है, बट हमसे कुछ पूछा नहीं गया तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पूछा गया t इक्वल टू 15 वेलोसिटी, तो वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें फटाफट से सॉल्व करो इसको, ठीक है। और हिंट ये है यहाँ पे कि आपको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप स्लोप निकालोगे किसी टाइम t पे तो इसका स्लोप आपको डायरेक्टली तो पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसकी इक्वेशन लिखोगे और फिर उससे इसका डेरिवेटिव करोगे, तो वहां से आपको स्लोप मिल जाएगा। तो फटाफट से सॉल्व करो, 5 मिनट मिलेगा तो सॉल्व करने के लिए। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको निकालना है एटी कर्व, और एटी कर्व के लिए आपको वीटी कर्व का स्लोप चाहिए। अब स्लोप जो है, इसका स्लोप मुझे नहीं पता, इसका स्लोप मुझे पता है। इसका स्लोप कितना है, ये है 4, ये है 2, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा +2, ठीक है। इसके स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप कितना है 0, और इस पूरी लाइन की स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप कितना है, ये है हमारा 4 और ये भी है 4, तो इसका स्लोप है -1, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसके स्लोप की बात करनी है, बट उसके लिए मुझे पहले इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहां पे बात करूं t इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, तो क्या इक्वेशन आएगी, तो देखो इक्वेशन जो आएगी वो आ जाएगी v इक्वल टू +k टाइम्स, एक स्लोप है इसका 0, सॉरी एक रूट है इसका 0 और एक है इसका -+2, ठीक है। तो ये इक्वेशन आएगी। मैंने k क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे इक्वेशन सी फॉर्म की आती है, जनरल फॉर्म यही होती है, ठीक है। अब यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा kt t-2। अब आपको k की वैल्यू नहीं पता, तो k की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, -1 है। तो ये पुट करो, तो ये आपने पुट किया तो कितना आ गया, ये यहां से आ गया आपका वेलोसिटी -1 इज इक्वल टू k, t की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा -1। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, k की वैल्यू आपको मिल गई +1। मतलब किसी भी टाइम t पे अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी लिखूं 0 से लेकर 2 तक, तो इसकी जो इक्वेशन है वो है हमारी t-2, ठीक है। जिसको आप लिखना चाहो तो t² - 2t भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहां पे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं हटा देता हूं जो भी लिखा हुआ है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 2t - 2। ये समझ में आया। मतलब अगर मैं यहां पे एटी कर्व बनाना चाहूं तो एटी कर्व कैसा बनेगा देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा a, ये है टाइम t, और ये हम बात कर रहे हैं कब, t इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक। तो 0 से लेकर 2 तक इक्वेशन क्या है, ये है 2t - 2, ठीक है, और 0 से लेकर 2, और 2t - 2 है। यहां पे अगर आपने t इक्वल टू 0 पुट किया तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका -2, तो ये आ जाएगा -2, और t इक्वल टू 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, t इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आएगा आपका +2, ये आ गया आपका +2। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे स्ट्रेट लाइन से, ये आ जाएगा आपका एटी कर्व 0 से लेकर 2 तक, और t इक्वल टू 1 पे इसका एक्सेलरेशन 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको इसका स्लोप देखो तो इसका स्लोप कितना है, +2, तो ये आ गया हमारा स्लोप +2, कितने सेकंड तक, नेक्स्ट 2 सेकंड तक। उसके बाद स्लोप 0 है, देन उसके बाद आपका स्लोप है -1, देन आपका स्लोप है -1। ये समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका एटी कर्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चाहते हैं हम चाहते हैं डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी है, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो t इक्वल टू 1 पे तो हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, -1 है, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 1 पे -1। t इक्वल टू 3 पे कितनी है, ठीक है, तो t इक्वल टू 3 कहां पे हमारा, यहां पे,
हम यहां पे 1 गए, यहां पे हम कितना गए, यहां पे आप देखो चाहो तो इसकी इक्वेशन लिख दो और उसमें टी की वैल्यू पुट कर दो, या आप ग्राफ से देख लो। तो ग्राफ से कैसे देखोगे, तो यहां पे हम 1 बढ़े तो y में कितना बढ़ जाएंगे हम लोग, 2 इंक्रीज होगा। मतलब इसकी t इक्वल्स टू 3 पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है कितना, +2। देन हम लोग बात कर रहे हैं t इक्वल्स टू 15 पे, तो t इक्वल्स टू 15 पे स्लोप कितना है, स्लोप है हमारा -1। तो इधर हम लोग अगर 15 जाते हैं, मतलब इधर हम लोग 5 बढ़ गए, तो ये भी हम लोग कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे नीचे की तरफ। मतलब ये हो जाएगा हमारा t इक्वल्स टू 15 पे -5 मीटर पर सेकेंड। आप निकाल सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर t इक्वल्स टू 1 पे एक्सेलेरेशन कितना है, तो एक्सेलेरेशन है t इक्वल्स टू 1। तो t इक्वल्स टू 1 पे एक्सेलेरेशन कितना था हमारा, देखो 0 आ गया। t इक्वल्स टू 3 पे, t इक्वल्स टू 3 पे एक्सेलेरेशन कितना है, वो आ गया हमारा +2। और t इक्वल्स टू 15 पे एक्सेलेरेशन कितना है, तो वो है हमारा -1। उस ग्राफ से निकाला है। अगर आप चाहो तो इसको स्लोप से भी निकाल सकते हो, जैसे आप चाहो, आपकी इच्छा है, ठीक है। देन क्या बोला गया है, पोजीशन एट t इक्वल्स टू 3। तो पोजीशन एट t इक्वल्स टू 3 वो कैसे निकालोगे, तो देखो आपको पता है कि पार्टिकल की पोजीशन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन किसी भी टाइम t पे क्या होती है। तो ये तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि कॉन्सेप्ट ये है कि पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है वो होती है इनिशियल पोजीशन प्लस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, यही कॉन्सेप्ट है, हम इसी को यूज करेंगे। तो यहां पे t इक्वल्स टू 3 पे जो पार्टिकल की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी इनिशियल पोजीशन कितनी है 2 प्लस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से लेकर 3 तक, तो 0 से लेकर 3 तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब आपको चाहिए यहां से 0 से लेकर 2 तक अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन अलग है। तो v dt का इंटीग्रेशन कहां से, 0 से लेकर 2 तक, मॉड नहीं लगाना क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए, ठीक है। और फिर 2 से लेकर 3 तक अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये समझ में आया। या तो आप चाहो इसका एरिया अंडर कर्व निकाल लो, ठीक है, या आप चाहो तो इंटीग्रेशन कर लो। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं यहां पे, ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे तो इसको मैं साफ कर लेता हूं, तो भी लिखा हुआ हटा देते हैं इसको। तो यहां पे x3 जो है वो आ जाएगा 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ vdt। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है तुम्हारा, अभी लिखा था हमने, ये था t² माइनस 2t, यही फंक्शन था। तो ये आ जाएगा t² माइनस 2t dt का इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन 2 से 3। तो 2 से 3 तक इंटीग्रेशन करने से बेटर ये है कि आप इसका एरिया अंडर कर्व निकाल लो। और आपको पता है t इक्वल्स टू 3 पे इसकी हाइट कितनी है 2, तो इसका एरिया अंडर कर्व कितना आ जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का, हम उस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ 1 इंटू 2, कितना आ गया 1। ये समझ में आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा +1, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t³ माइनस t² लिमिट 0 से 2 +1। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा +3 हो जाएगा, 3 प्लस लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 2, तो ये आ जाएगा 8/3 माइनस 4। ये आपका आंसर है। ये हो जाएगा कितना, 8/3 माइनस 1, आंसर आ गया 5/3। तो और ये जो आया है हमारा, ये किसका आया है, इसका एरिया अंडर कर्व आया है, ठीक है, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये मैंने अच्छा पूरा आंसर निकाल दिया है, एक सेकंड, मैंने क्या किया है, ये हमारा पूरा पार्टिकल की फाइनल पोजीशन आ गई है कि पार्टिकल t इक्वल्स टू 3 पे कहां है, 5/3 पे। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया कितना है, ये देखो ध्यान से लिखो, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8/3 माइनस 4, और ये कितना होता है, ये होता है हमारा -4/3। मतलब इसका जो एरिया अंडर कर्व है वो कितना है, -4/3। माइनस आना भी चाहिए क्योंकि नीचे की तरफ एरिया है, और कितना है 4/3, तो -4/3 इसका एरिया अंडर कर्व है जो कि हमने इंटीग्रेशंस की हेल्प से निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया अंडर कर्व कितना है हमारा, +1। तो फिर नेक्स्ट पूछा गया है कि टाइम व्हेन एवरेज वेलोसिटी इज 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट ई के बारे में। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। अगर ये 0 चाहिए, इसका मतलब ये है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट बोले तो एरिया अंडर कर्व जो है वो आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है 0 से लेके 2 तक का जो एरिया है, ठीक है, एरिया फॉर t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2
वो कितना है, वो है आपका -4/3, ये आपको पता है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको +4/3 एरिया और चाहिए। अगर आपको यहां से +4/3 एरिया मिल जाए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं +4/3 यहां से मिलेगा या हमें और एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूं, तो ये पूरा एरिया कितना है, ये है हमारा 2 और ये है 4, ये पूरा एरिया है +4, मतलब 4/3 हमें 2 से 4 के बीच में मिलेगा कहीं, ठीक है। और 2 से 4 के बीच में मिलेगा तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम बोल देते हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमें t = 2 to t = t0, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ये है 2 और ये है हमारा, हम इस बेस को मान लेते हैं t0, बेस को कितना मान लेते हैं, t0 मान लो बेस को, और बेस t0 होगा तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी हमारी 2t0। ये समझ में आया। तो हमें इसका एरिया कितना चाहिए, हमें इसका एरिया चाहिए 4/3, इस ट्राइंगल का एरिया, मतलब हाफ ऑफ t0 इंटू 2t0, इसका एरिया चाहिए हमको 4/3। ये हो जाएगा t0², इसकी वैल्यू 4/3, मतलब यहां से जो आपको t0 की वैल्यू मिल गई, तो t0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2/√3 सेकेंड। मतलब ये जो बेस है ये कितना है, ये जो टाइम इंटरवल है वो कितना था, वो टाइम इंटरवल है 2/√3 सेकेंड। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, किसके लिए, फॉर t = 0 टू t = कितना, ये टाइम कितना है, ये है हमारा 2 + 2/√3। इसके लिए हमारा जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आ रहा है। तो वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको बोला गया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड। तो डिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया अंडर कर्व चाहिए, ठीक है। तो इसका एरिया देख लो, इसका एरिया कितना है, ये है हमारा कितना 2 और ये कितना है 4, तो ये आ जाएगा +8। ये कितना है, ये है 4 और ये है 4, ये भी आ जाएगा +8। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने यहां 4/3, यहां 4, यहां 8 और यहां 8, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 16, 20, ठीक है, और 20 + 4/3, तो 20 + 4/3, जिसको आप लिख सकते हो 64/3। इतना डिस्टेंस कवर किया होगा हमारे पार्टिकल ने पूरे मोशन के लिए। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई है, 2 क्वेश्चन है, सिंपल से थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले कि हमने जो मोशन की स्टडीज की है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन या और भी डिफरेंट टाइप के मोशंस हैं, उनमें कैसे ग्राफ बनते हैं, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो तो उस केस में कैसा ग्राफ बनेगा, पोजीशन टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम का। और यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, हमारी कांस्टेंट है, और पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर आप यहां पे ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके बारे में, पोजीशन टाइम के ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो आएगा इस केस में वो कैसा होगा देखते हैं। तो देखो हमको पता है कि पार्टिकल की जो फाइनल पोजीशन है वो होती है पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर पार्टिकल हमारा 1D मोशन कर रहा है तो किसी भी टाइम t पे जो पार्टिकल की पोजीशन आ जाएगी वो आ जाएगी इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, और हमको पता है यहां पे डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये समझ में आया। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x0 + vt। मतलब अगर हम लोग xt कर्व बनाएंगे और इनिशियल पोजीशन अगर हमारी x0 है, एक सेकेंड, मतलब अगर हम लोग xt कर्व बनाएंगे और इनिशियल पोजीशन हमारी x0 होती तो यहां पे 2 ग्राफ पॉसिबल है, या तो ग्राफ ऐसा होगा या फिर हमारा ग्राफ ऐसा होगा। ये ग्राफ कब होगा ऊपर वाला, ये तब होगा, इसका स्लोप देखो, स्लोप क्या है इसका, अगर ध्यान से देखोगे यहां से xt का स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप जो आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है v0, ये जो v है, ठीक है। और अगर तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ कब है, ये है जब आपका स्लोप पॉजिटिव हुआ, v0 अगर पॉजिटिव हुआ। और अगर ऐसा हुआ कि अगर आपका v0 नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर ये वाला ग्राफ बनेगा। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है।
स्ट्रेट लाइन कर्व ऐसे बनेंगे, या तो ये बनेगा या फिर ये वाला कर्व बनेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहां पे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम के बारे में, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है पार्टिकल की, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ग्राफ ऐसा बनेगा। ये क्या है, ये है पार्टिकल की v0 वेलोसिटी है, ठीक है, और वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। और ये है कि पार्टिकल के पास v0 वेलोसिटी है लेकिन v0 कैसी है, नेगेटिव है। तो ये होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर मैं यहां पे बात करूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में, तो वो कैसा आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है, इस केस में क्या हमारा एक्सेलरेशन 0 है, बिल्कुल। तो यहां पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ काफी सिंपल सी कहानी होगी कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कैसा है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ मोशन की, कि अगर पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटरी मोशन हुआ तो क्या होगा, ठीक है। जो सेकंड मोशन है जिसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, वो है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तीन ही टाइप के मोशन थे, राइट, या तो यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटरी मोशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटरी मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो यहां कैसा आएगा, कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट है, और अगर मैं बात करूं पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा, तो यहां पे देखो पार्टिकल की जो पोजीशन होगी किसी भी टाइम टी पे, क्या वो हो जाएगी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो होगा, ये होगा हमारे पार्टिकल की पोजीशन किसी भी टाइम टी पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है, और इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये तुम्हें देख के कैसा फील आ रही है, क्या ये तुम्हें देख के फील आ रही है y इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या इसी फॉर्म का लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, ये समझ में आया। और यहां पे ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, यहां से ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से आपका ग्राफ बनेगा पैराबोला बनेगा। और अगर पैराबोला बनेगा तो पैराबोला यहां पे दो केस पॉसिबल है, या तो आपका पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर होगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला। और वो कैसे पता करोगे, वो आप पता करोगे इसके कोफिशिएंट से। ये जो हाफ ए की वैल्यू है ये कैसी है, टी स्क्वायर कोफिशिएंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो या तो आपका पैराबोला हो सकता है अपवर्ड या पैराबोला होगा डाउनवर्ड। या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर आपका डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। और दोनों ही केस में क्या मैं ये बोल दूं कि यहां पे इसको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या यहां पे आपको ये चीज समझ में आ रही है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन x0 है, मतलब पार्टिकल को x0 से पास होना है, ठीक है। तो यहां पे ग्राफ आप कैसा भी बना दो, ये है आपका x0, तो अपवर्ड पैराबोला या तो ऐसा कुछ बन जाएगा जो x0 से पास होगा, या कुछ और बन सकता है, हो सकता है ऐसे नेगेटिव में बन जाए, ठीक है। बट ये कहानी है कि वो x0 से क्रॉस करेगा। और डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो वो भी कहां से, वो भी हमारा x0 से ही पास होना चाहिए, तो x0 ये मान लेते हैं, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसा कुछ। ये समझ में आया, ठीक है। अब ये कुछ कहानी है, बस ये हमको पता है कि यहां पैराबोला बनता है। अब कैसा बनता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, या अपवर्ड पैराबोला में कौन सा स्पेसिफिक पैराबोला है, या डाउनवर्ड में कौन सा स्पेसिफिक पैराबोला है, वो हम क्वेश्चन देख के समझ पाएंगे, ठीक है। बट हमें बेसिक आइडिया लग गया कि यहां पे पैराबोला बनेगा बस, ठीक है। देन हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम के बारे में। और अगर मैं वेलोसिटी टाइम के बारे में बात करूं तो क्या यहां पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है किसी भी टाइम t पे, वो होता है v इक्वल्स टू u प्लस at, बिल्कुल सही, v इक्वल्स टू u प्लस at। कैसा है ये, यहां से आपको समझ में आ गया कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोली है हमने, u बोली है, ठीक है। अब यहां पे आपको ये चीज देख के समझ में आनी चाहिए कि यहां पे अगर a पॉजिटिव है, ठीक है, यहां पे स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है आपका a,
तो अगर आपका ए पॉजिटिव है तो ऐसी वेलोसिटी बन जाएगी वीटी कर्व, और अगर स्लोप नेगेटिव है, ये तो कब हो गया जब स्लोप पॉजिटिव हुआ, ए पॉजिटिव हुआ, और अगर आपका स्लोप नेगेटिव हुआ तो ये आ जाएगा ए नेगेटिव। ये समझ में आया? तो या तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। ये चमका, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एटी वीटी कर्व जो है वो ऐसा कुछ बनेगा। और अगर आप बात करना चाहो किसके बारे में, एक्सेलरेशन टाइम के बारे में, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा आपका? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो दो केस है, या तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है तो ये वाला कर्व बन जाएगा, और अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये वाला कर्व बन जाएगा। ये समझ में आ गया? तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटरी मोशन होगा तो हमारा एक्सटी कर्व पैराबोला है, वीटी कर्व स्ट्रेट लाइन है, और एटी कर्व एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप के मोशन में बात की कि हमारे कर्व बन कैसे रहे हैं, ठीक है। और रही बात नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटरी मोशन, जहां पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है, उसके ग्राफ तो हम तभी बना पाएंगे जब हमको पर्टिकुलर एक्सप्रेशन गिवन होगा कि ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में यह है कि आपको ग्राफ गिवन होगा और आपको उस ग्राफ से आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पे हम तीनों टाइप के ग्राफ होंगे, हमें एक्सटी ग्राफ दिया हो सकता है, हमें वीटी ग्राफ दिया हो सकता है, हमें एटी ग्राफ दिया हो सकता है। तो मैं एक एक करके हर एक ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, एक्सटी कर्व के बारे में, ठीक है, कि पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। और पोजीशन टाइम ग्राफ है तो यहां पे याद रखना कि जब भी आपको कोई भी ग्राफ दिया हो और उसको आपको इंटरप्रेट करना हो, उससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन समझना हो, तो दो ही चीजें काम की है, एक उसका स्लोप और एक उसका एरिया। स्लोप और एरिया के टर्म में सोचोगे कभी कुछ गलती नहीं होगी, ठीक है। तो पोजीशन और टाइम ग्राफ है बोले तो इसको हम एक्सटी कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सटी कर्व बोल सकते हैं इसको हम लोग। और एक्सटी कर्व में अगर हम लोग बात करेंगे स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हमारा dx बाई dt, जो कि क्या आएगा, वेलोसिटी होगा। और अगर हम लोग बात करें एरिया की, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dt। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dt का एज सच कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो हमें इसका स्लोप काम की चीज है, बाकी एरिया अंडर कर्व से हमें कुछ खास मिलेगा नहीं। अब यहां पे कैसे कैसे कर्व हो सकते हैं, क्या क्या कहानी हो सकती है, तो मैं आपको डिफरेंट ग्राफ बना के बताऊंगा और उनसे समझना है कि हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो जैसे मान लो फर्स्ट आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ये है आपका x और ये है t, और कर्व ऐसे दिया होता। अगर ऐसे दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, यहां पे अगर आप इसका स्लोप निकालोगे, ठीक है, यहां से आप इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, tan थीटा होता है, और ये एंगल कितना है, 0, तो यह आ जाएगा tan 0, राइट, जिसको हम बोलते हैं dx बाई dt। मतलब यहां से dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहां से हमारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई है, 0 आ गई है। होना भी चाहिए, अगर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है, मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तो इस केस में हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 आ रही है, हमने इंटरप्रेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग बात करते हैं कि चलो ऐसा ग्राफ नहीं होगा तो फिर कुछ ऐसे ग्राफ होंगे, आपको स्ट्रेट लाइन दिया होगा, ठीक है, तो हो सकता है आपको ऐसे xt एक कर्व दिया होता, ये x है और ये t है और ये कुछ एंगल थीटा दिया हुआ है, ये आपको xt कर्व दिया होता। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है, इसका स्लोप देखो, इसका अगर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप जो कि इसकी वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो यहां पे इसका अगर आपने स्लोप देखा तो स्लोप क्या है इसका स्लोप जो है वो है आपका, एक तो पॉजिटिव आ रहा है,
टेन थीटा, ठीक है। स्लोप जो है वो टेन थीटा आ रहा है, और इसको अगर आप देखना चाहो तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्लोप है, एक तो कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। ये स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एंगल एक्यूट है, और कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स है। हर एक पॉइंट का स्लोप सेम है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो यहां पे मुझे ये चीज देख के समझ में आ गई कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट और पॉजिटिव है। तो एक चीज ध्यान रखना कि ग्राफ में पॉजिटिव या नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। ये समझ में आया। तो यहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल जो है, अगर मैं इसके मोशन की बात करूं तो ये कैसा है, ये ऐसा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, वो इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव मैंने मान लिया प्लस एक्सेस को, ठीक है, इस तरफ जा रहा है कुछ v0 वेलोसिटी से, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये कुछ इस टाइप का मोशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से आपको समझ में आया कि पार्टिकल के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी है पार्टिकल के पास इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन किसको बोला मैंने, पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो मैंने बोल दिया कि ईस्ट पॉजिटिव है, तो पार्टिकल के पास कांस्टेंट वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहां पे ये ग्राफ ऐसे दिया होता, ध्यान से देखना, अगर ये ग्राफ ऐसे दिया होता x वर्सेस t ग्राफ, ठीक है, तो यहां आप देखते तो यहां पे आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इस केस में इसका जो वेलोसिटी है, जिसको आप स्लोप से निकाल सकते हो, वो कैसी आ रही है, वो आ तो कांस्टेंट रही है लेकिन निगेटिव है। कैसी है, कांस्टेंट है एंड निगेटिव है। ये समझ में आया, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल मूव तो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, कि डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ये ऐसा केस है कि हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस तरफ v0 से। ये समझ में आया। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको समझ में आया कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल के पास कांस्टेंट वेलोसिटी तो है लेकिन किस में है, इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये समझ में आया। तो हम ग्राफ को देख के ये बता पा रहे हैं कि हमारा मोशन कैसा हो रहा है, ठीक है। और समझते हैं थोड़ा डिटेल में, तो मैं और आगे बात करता हूं। नेक्स्ट कर्व लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो सकता है हमको स्ट्रेट लाइन ना दिया हो, हमको एक पैराबोलिक कर्व दे दिया हो, ठीक है। अगर हमको एक पैराबोलिक कर्व दिया तो उस केस में क्या होगा, तो वो समझ लेते हैं। तो मैंने बोला कि यहां पे आपको लेट्स सपोज ये है आपका एक्स टी कर्व, और आपको ऐसा पैराबोला दिया हुआ है, ये गिवन है कि ये आपका क्या है, पैराबोला है। अगर आपको ऐसा पैराबोला दिया गया है, अपवर्ड पैराबोला का एक पार्ट दिया गया है, ठीक है, तो क्या यहां से देख के आपको यह समझ में आ रहा है, मैं फिर से ग्राफ बनाता हूं थोड़ा अच्छा सा, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। क्या यहां से देख के आपको यह समझ में आ रहा है कि आप किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप देखो तो इसका स्लोप कैसा आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको देख के समझ में आ रहा है कि इसका स्लोप, जिसको हम वेलोसिटी बोलेंगे, वो कैसा है, वो यहां पे एक तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि स्लोप की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्लोप आपका कैसा है, इंक्रीजिंग भी है। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल ईस्ट के लॉन्ग जा रहा है, और इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। ये समझ में आया कि पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। तो यहां से आपने क्या इंटरप्रेट कर पाया, आपने ये बोल पाया कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल के पास है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कि पार्टिकल जो है हमारा वो किस तरफ मूव कर रहा है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ऐसा एग्जांपल है कि हमारा ये पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है, और इसके पास जो वेलोसिटी है वो कैसी हो रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब पार्टिकल के पास इसी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। ये समझ में आया। तो यहां पे पार्टिकल के पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन को कंफ्यूज मत होना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये बता रहा है कि पार्टिकल जा किस तरफ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इससे और क्या समझ में आई कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इससे मेरे को एक चीज और समझ में आया कि पार्टिकल के पास जो है वो एक्सेलरेशन है, पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ये समझ में आया, ठीक है।
अब यहां पे और समझते हैं, ऐसे पैराबोला काफी टाइप के बन सकते हैं। तो हो सकता है जो तुम्हें नेक्स्ट ग्राफ दिया हो वो ऐसे दे दिया हो, ये वाला पार्ट दिया होता पैराबोला का, ये एक्सटी कर्व है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है तो यहां पे वो क्या देख के समझ में आ रहा है, यहां पे देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां स्लोप की बात करूं तो स्लोप जो है वो ध्यान से देखोगे तो पहले स्लोप नेगेटिव में था, ठीक है, और बड़ा नेगेटिव था, फिर उसके बाद स्लोप क्या है जो कम हो रहा है। अगर मैं यहां स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करूं जो हमारा क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमने मैग्नीट्यूड लिया स्लोप का, तो क्या होगा स्पीड। क्या यहां पे पार्टिकल की स्पीड जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पार्टिकल की स्पीड जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्या है, और अगर हम लोग बात करें स्लोप के बारे में तो हमारा स्लोप कैसा है, स्लोप मतलब वेलोसिटी, वो कैसा है, वो है हमारा नेगेटिव। ये समझ में आया। तो अब यहां से आपको इंटरप्रेट करना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी या स्पीड थी, दोनों कैसे हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो पार्टिकल के पास क्या था, एक्सेलरेशन था। यहां पे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा होगा। ये समझ में आया। तो यहां पार्टिकल के पास हम क्या इंटरप्रेट कर पाए हैं, यहां हम लोग ये इंटरप्रेट कर पाए हैं इस चीज से कि पार्टिकल के पास क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है। पार्टिकल के पास क्या है, रिटार्डेशन है, और स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो रियल लाइफ में कि पार्टिकल जो है वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब पार्टिकल के पास इस तरफ रहा होगा फोर्स, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा एक्सेलरेशन, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है। तो इस मोशन से मैं ये इंटरप्रेट कर पाया कि पार्टिकल जो है वो जा नेगेटिव डायरेक्शन में रहा है और उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है। ये समझ में आया। और ये दोनों सेम टाइप के ग्राफ है, ये और ये किसका पार्ट है, ये दोनों ही ग्राफ पार्ट है हमारे इस वाले पैराबोला के, अपवर्ड पैराबोला के, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने यहां एक्सप्लेन किया है और ये वाला पार्ट मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब हो सकता है आपको ग्राफ में डाउनवर्ड पैराबोला दिया गया हो, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला दिया गया हो तो कैसे समझोगे, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस जो है वो हम ले रहे हैं डाउनवर्ड पैराबोला के लिए, ठीक है। तो यहां पे ग्राफ ऐसा कुछ हो सकता है कि डाउनवर्ड पैराबोला और ऐसे कुछ दिया हो xt। अब ये वाला दिया है तो यहां देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां देख के आपको समझ में आ रहा है कि पार्टिकल का स्लोप जो है, पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल का स्लोप क्या है, पहले पॉजिटिव है, फिर बाद में क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपको यह चीज समझ में आ रही है कि यहां पे अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जिसको आप स्पीड बोल सकते हो, वो क्या हो रहा है, वो हमारे पार्टिकल का डिक्रीज हो रहा है। ये समझ में आया। क्योंकि पहले स्लोप ज्यादा है, फिर स्लोप इस पॉइंट पे आकर ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो यहां पे पार्टिकल का स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और स्पीड, स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब स्पीड डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फिर से सेम है कि पार्टिकल जो है वो हमारा रिटार्ड कर रहा है, मतलब पार्टिकल के पास क्या है, रिटार्डेशन। और क्या समझ में आया है, और मेरे को समझ में आया कि अगर मैं यहां पे स्लोप की बात करूं जो कि हमारा वेलोसिटी होगा, वो कैसा है, वो हमारा पॉजिटिव है। मतलब मेरा पार्टिकल जो है वो जा रहा है इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, और उसकी स्पीड हो रही है कम, मतलब पीछे की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन है। तो ऐसा कुछ मोशन हो रहा है, ये समझ में आ गया। देन हम लोग बात करते हैं इसी में और आगे की तरफ कि यहां पे हो सकता है हमें ऐसे कुछ कर्व दे दिया हो, xt कर्व, ये भी पैराबोला है,
डाउनवर्ड पैराबोला का एक पार्ट ये भी है, ठीक है। तो अगर ऐसे एक्सटी कर्व दिया तो आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये स्लोप 0 है, और फिर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो स्लोप कैसा हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा है इंक्रीजिंग। और अगर हमारा मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पार्टिकल के पास क्या है, एक्सीलरेशन है। और वेलोसिटी कैसी आ रही है, वेलोसिटी आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो पार्टिकल है वो मेरा जा रहा है इस तरफ, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और एक्सीलरेशन भी इस तरफ है। ये समझ में आया। तो यहां पे हम ग्राफ देख के ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, प्लस एक्स के अलोंग जा रहा है कि पार्टिकल जा रहा है माइनस एक्स के अलोंग। और हम ये भी इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। और भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, तो मैं और बताता हूं, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट और हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं कि हमें मान लो एक्सटी कर्व ऐसे दिया होता, ये एक्स है, ये टी है, और हमें एक्सटी कर्व ऐसे एक वर्टिकल लाइन दी हुई है। तो इससे क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो, इससे मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूं कि यहां अगर मैं स्लोप की बात करूं, जो कि हमारा dx by dt होगा, तो वेलोसिटी होगा, वो स्लोप कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1090 डिग्री, राइट। और 1090 डिग्री आ जाएगा तो क्या हम इसको बोल दे कि ये नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी होता है 1090 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि इस टाइप का कर्व जो है, इस टाइप का ग्राफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको देख के ये भी, या तो इसे समझ लो, अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं। लॉजिकली क्या समझोगे कि यहां पे देखो कि मान लो टाइम है t = 10 सेकंड, t = 10 सेकंड टाइम है, तो क्या 10 सेकंड पे बोला गया कि पार्टिकल यहां भी है, पार्टिकल यहां भी है, पार्टिकल यहां भी है, मतलब एक ही टाइम पे पार्टिकल के पास बहुत सारी पोजीशन है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। किसी फिक्स टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए ना, या तो पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा, या फिर यहां होगा, या फिर यहां होगा। ऐसे थोड़ा ना कि पार्टिकल x = 5 पे भी है, x = 10 पे भी, x = 20 पे भी है, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और समझो और कैसे ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे वर्टिकल लाइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है। और अपने और देख सकते हैं कि मान लो कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि हमारे पास और कैसे कर्व दिया होता, तो यहां पे हो सकता है कि आपको एक्सटी कर्व एक ऐसे और दे दिया होता। मैं ऐसे ए लिस्ट बना दूं या सर्कल बना दूं, एक्सटी कर्व है, ये भी आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे भी देखोगे तो मान लेते हैं हम ये टाइम ले लेते हैं t0, और t0 टाइम पे अगर मैं पार्टिकल की पोजीशन देखूं तो पार्टिकल यहां भी है और यहां भी है। कैसे पॉसिबल है, एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकती, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। और देख लो, अगर मान लो यहीं पे आपको ऐसे कुछ ग्राफ दे दिया होता, मान लेते हैं आपको ऐसे कुछ ग्राफ दे दिया होता, ठीक है, एक्सटी कर्व, तो यहां भी देख वही दिक्कत आ गई कि सेम टाइम पे दो पोजीशन है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो आपको इसी को एक्सटी ना देके मैं यहां पे इसको वीटी बना दूं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। यहां भी सेम दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि से एक टाइम पे पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटी आ गई। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आ रहा है। और देख लो कि अगर मैं यहां पे एक्सटी कर्व बना के दे रहा हूं आपको ऐसे कुछ, ठीक है, ये आपका एक्सटी कर्व है, तो यहां पे अगर आप इस पॉइंट पे बात करोगे, ये पॉइंट को अगर मैं ए बोलूं, तो अगर आप पॉइंट ए पे बात करोगे तो देखो पॉइंट ए पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो पॉइंट ए पे हमारा एक स्लोप ये आ रहा है, एक स्लोप ये आ रहा है, मतलब स्लोप जो है एट पॉइंट ए इज नॉट डिफाइंड। स्लोप मतलब इसका स्लोप को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉइंट ए पे डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे मल्टीपल स्लोप आ रहे हैं, और मल्टीपल स्लोप आ रहे हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी इसके हिसाब से कुछ और आ रही है, इस स्लोप के हिसाब से कुछ और आ रही है।
तो अगर ऐसे शार्प कॉर्नर हुए, ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, हमारा एक शार्प कॉर्नर है, तो ऐसे शार्प कॉर्नर होना ग्राफ में अलाउड नहीं है। अगर शार्प कॉर्नर हुआ तो शार्प कॉर्नर हुआ इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पे उस ग्राफ का स्लोप डिफाइन नहीं होगा। अगर ये एक्सटी की जगह वीटी कर्व होता तो हमें क्या डिफाइन नहीं होता उस पॉइंट ए पे, हमें एक्सेलरेशन नहीं पता होता, एक्सेलरेशन क्या है, हमें उससे पहले का पता है, हमें उसके बाद का पता है, लेकिन उस पॉइंट पे हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये समझ में आया? तो इस तरीके के जो शार्प कॉर्नर है वो भी अलाउड नहीं है। और देख लो, और हो सकता है कि मान लो एक ग्राफ और दे दिया मैंने, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है तुमको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, क्या बोलते हो इस ग्राफ के बारे में? ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ध्यान से देखोगे तो देखो डिस्टेंस जो है, अगर मैं जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़ते जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं टाइम में आगे बढ़ रहा हूं, मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले डिस्टेंस ये था, फिर डिस्टेंस ये है, फिर डिस्टेंस ये है। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो ये रहा है कि जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूं मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो यह हो सकता है कि पार्टिकल का डिस्टेंस या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर बढ़ेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि पार्टिकल मोशन कर रहा है और डिस्टेंस कम हो गया, नहीं, डिस्टेंस कवर्ड तो लेंथ ऑफ द पाथ होती है, वो तो हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या एक कांस्टेंट रहेगा, वो डिक्रीज कभी नहीं होगा। तो यहां पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ही गलत है। हां, डिस्प्लेसमेंट होता और टाइम होता तो सही था। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स दिए होंगे और आपको यह समझना होगा कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये बताओ 4 ग्राफ दे दिए, उनमें से एक ग्राफ ऐसे दिया है, बोला गया कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसे ग्राफ दे दिए, बोला गया कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, वो बताओ, ठीक है। और यहां पे एक और चीज याद रखना, वो ये है कि हमें कोई भी ग्राफ की बात कर रहे हैं तो पहले तो देख लो कि ग्राफ में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, शार्प कॉर्नर या फिर कहीं ग्राफ पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। और देन अगर सब कुछ सही है ग्राफ में और फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन उससे इंटरप्रेट करनी है तो आप या तो उसका स्लोप देखो या आप उसका एरिया देखो, दोनों में से कुछ ना कुछ चीज आपको काम की मिल जाएगी, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, और अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के बारे में। अगर मैं बात करूं वीटी कर्व के बारे में, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां पे अगर आप बात करोगे स्लोप के बारे में कि आपको स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा आपका इसका डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसके स्लोप से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर आप बात करोगे इसके एरिया की, तो इसका एरिया क्या देगा, एरिया देगा आपको वीडीटी का इंटीग्रेशन, जो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें यहां पे हमें इसका स्लोप भी काम की चीज है और इसका जो एरिया है वो भी हमारे काम की चीज है, ठीक है। यहां पे कैसे कैसे कर्व हो सकते हैं, क्या कहानी हो सकती है, तो बहुत सिमिलर है। अगर आपको एक्सटी कर्व समझ में आ गया तो वीटी कर्व और एटी कर्व समझना बहुत आसान है। तो मैं वही बात करता हूं सबसे पहले कि अगर आपको वीटी कर्व ऐसे दिया हो तो इसका मतलब क्या है। अगर वीटी कर्व ऐसे दिया हुआ है इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर आप इसके स्लोप की बात करोगे जो कि एक्सेलरेशन होगा, और वो स्लोप कितना है, tan 0, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 आ रहा है। तो पार्टिकल जो है, इसको हम बोलेंगे कि पार्टिकल जो है वो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो कांस्टेंट वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लो आपको ये नहीं दिया गया होगा तो फिर आपको स्ट्रेट लाइन कर्व दिया गया होगा, तो या तो वीटी कर्व आपको ऐसे दिया होगा, और वीटी कर्व ऐसे दिया गया है तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन जो कि इसका स्लोप होगा, ठीक है, वो स्लोप कैसा आ रहा है, तो वो जो स्लोप है वो स्लोप आ रहा है हमारा कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट है एंड कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। तो यहां पे पार्टिकल के पास स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, हमारा पार्टिकल जो है, और इसकी वेलोसिटी की अगर आप बात करोगे तो वेलोसिटी यहां पे कैसी है,
यहां पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो भी कैसी है, पॉजिटिव है। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन कैसा है हमारा, कांस्टेंट है। तो पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा होगा, ठीक है। या हो सकता है कि तुम्हें जो वीटी कर्व है वो ऐसे कुछ दे दिया हो, कि वीटी कर्व ये दिया होता, ठीक है, ये v है और ये t है। तो यहां बात करोगे तो यहां पे एक्सेलरेशन आप किससे निकाल सकते हो, स्लोप के साथ में निकाल सकते हो। और इसका अगर आप स्लोप देखोगे तो ये एंगल थीटा आएगा, ठीक है। एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस है। तो समझ में आ रहा है इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है एंड नेगेटिव है। मतलब, और यहां पे अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, इस ग्राफ में पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे आपका पार्टिकल के पास जो है वो क्या है, कांस्टेंट रिटार्डेशन। ये समझ में आया। तो पार्टिकल यहां पे रिटार्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे ग्राफ हो सकते हैं, और हो सकता है आपको पैराबोलिक दिया हो। अगर पैराबोलिक कर्व दिया हो तो मान लेते हैं आपको पैराबोलिक कर्व, लेट्स सपोज ऐसा कुछ दिया होता, ठीक है, ये है v, ये है t। अच्छा, एक चीज पे ध्यान देना कि मैंने यहां पे सारे केस कवर नहीं किए, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे केस कवर नहीं किए कि एक ग्राफ ऐसा बन सकता है, एक ग्राफ ये भी बन सकता है कि ये जो है इसको नीचे बना दो, इसको नीचे बना दोगे तो वहां पे वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। ये समझ में आया। तो वो आपको सारे केसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे कुछ ग्राफ होंगे तो उसका मतलब क्या है। मान लो ग्राफ ऐसे दिया होता, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि यहां अगर मैं स्लोप की बात करूं जो कि एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, वो है हमारा इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें तो वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब पार्टिकल के पास जो है वो है यहां पे कैसा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये समझ में आ गया, ठीक है। और रही बात आपको एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की बात करनी है तो बहुत ही सिंपल चीज होती है, आप पार्टिकल की स्पीड देख लो। अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, अगर पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है तो क्या है, रिटार्डेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है पैराबोलिक में, हो सकता है पैराबोलिक यहां पे आपको उल्टा वाला दिया होता, डाउनवर्ड पैराबोला दिया होता, तो कैसे इंटरप्रेट करते। तो मैं मान लेता हूं कि डाउनवर्ड पैराबोला में आपको ये वाला केस दिया होता ऐसा कुछ। अगर ये वाला केस दिया हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से अगर आप एक्सेलरेशन की बात करोगे जो कि स्लोप होगा, तो वो स्लोप क्या हो रहा है, वो स्लोप आपका बढ़ रहा है। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप ये देखो यहां पे कि ये है पार्टिकल का ये स्लोप। अगर आप देखोगे तो पार्टिकल का स्लोप क्या हो रहा है, पार्टिकल का स्लोप जो है उसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ठीक है, उसके बारे में बात करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मॉड ऑफ एक्सेलरेशन। और वो कैसा आ रहा है, तो वो इस केस में अगर आप देखोगे तो इंक्रीज तो कर रहा है, कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, एंड नेगेटिव है। ये समझ में आया। और अगर आप बात करोगे पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस ग्राफ में कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि यहां पे इस केस में पार्टिकल के पास क्या है, पार्टिकल के पास है इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, कि पार्टिकल क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। पार्टिकल के पास है इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम ग्राफ्स को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और देख लो अगर हम लोग बात करें एटी कर्व के बारे में, तो एटी कर्व में क्या कहानी होगी उसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करनी है, एटी कर्व के बारे में, तो यहां पे एटी कर्व में अगर आप बात करोगे स्लोप के बारे में, तो स्लोप जो है वो देगा आपको dy/dt, जिसको हम जर्क बोलते हैं, बट उसका हमें कोई काम की चीज नहीं है हमारे लिए, ठीक है। और अगर आप बात करोगे इसके एरिया की,
तो इसका एरिया क्या देगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, जो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां भी सेम कहानी होगी ऐसी कुछ कि मान लो आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ये टी ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में। ठीक है, या हो सकता है कुछ स्ट्रेट लाइन कर्व दे दिया हो। तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन कर्व के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पे ऐसा कुछ दिया हुआ है एटी कर्व, तो यहां स्लोप ब्लोप से मतलब नहीं है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि आपको ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन कर्व दिया हुआ है, लेट्स सपोज रिटार्डेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो रिटार्डेशन मानेंगे तो ऐसा मान लेता हूं मैं, ये दिया होता, तो यहां ध्यान से देखो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन जो है वो किस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल यहां पे कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप एटी कर्व देखोगे तो यहां पे आपको क्या है, यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो एक तो नेगेटिव है और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हम इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। ये समझ में आया? तो इस तरीके से आप कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो ग्राफ्स को। तो आई होप ये सब कुछ कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ओके, सामने ये दो एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखना, क्वेश्चन तो मैं इस फॉर्म में दिए होंगे, क्वेश्चन तो मैं लैंग्वेज की फॉर्म में दिए होंगे, और इन क्वेश्चंस को हम ग्राफ की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि ये कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है और एक्सलेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कुछ टाइम के लिए। अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कार ने स्टार्ट कर दिया डीएक्सलेट करना, किस रेट से, 2 मीटर पर सेकंड के रेट से, और फाइनली कार आके क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल टाइम टेकन जो है वो हमें 7 सेकंड दिया हुआ है, कोई इश्यू नहीं। तो पहले तो ये जो तुम्हें लैंग्वेज की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है, इससे यहां पे ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या समझ में आया, यहां से मुझे और हमें निकालना क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो मैं मिटा देता हूं इसको। तो यहां पे देखो क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस हम लोग टाइम ग्राफ बना रहे हैं, और यहां पे पार्टिकल क्या है, एक्सलेट कर रहा है। पहले तो कुछ टाइम टी के लिए एक्सलेट किया, और फिर क्या हुआ, फिर पार्टिकल जो है वो रिटार्ड कर गया और फाइनली जाके रुक गया। क्या यही कर्व होगा? बिल्कुल होगा। तो मान लेते हैं पार्टिकल ने कुछ टाइम टी नॉट के लिए एक्सलेट किया होता, और इसका स्लोप क्या है, इसका जो स्लोप है, ठीक है, इसका स्लोप कितना है, +5, क्योंकि एक्सलेट किया पार्टिकल ने वीटी, और इसका जो स्लोप है वो कितना है, -2, क्योंकि पार्टिकल ने रिटार्ड किया है। और मान लेते हैं पार्टिकल ने टाइम टी नॉट में कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट अचीव कर ली होती। ये हमारा एक्सलेट किया फिर रिटार्ड किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और एक्यूरेटली ग्राफ बनाना चाहो तो इसका स्लोप थोड़ा यहां पे कम है, इसका मतलब ये ऐसे जाएगा कुछ। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसका जो स्लोप है वो कितना है, -2। ठीक है, और टोटल टाइम कितना दिया, 7 सेकंड दिया है। टोटल टाइम कितना है यहाँ पे, t=7। मतलब अगर इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक अगर टाइम t0 लगा, तो यहां से और यहां तक कितना टाइम लगा होगा, वो है हमारा 7 - t0। कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, तो देखो इसको सॉल्व करना काफी आसान है। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। गिवन है कि पार्टिकल पहले एक्सलेट किया है 5 से, तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, किसका, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इस स्ट्रेट लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं, 5 आना चाहिए। और स्लोप क्या आएगा, हाइट कितनी है, v0, तो हाइट कितनी है हमारी v0, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, t0। ये हमें कितना दे देगा, 5 मिल जाएगा यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप है, हाइट है v0, और ये बेस कितना है, 7 - t0, और ये कितना आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहां से अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन से v0 की वैल्यू इक्वेट कर दूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि 5t0 इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ 7 - t0 के इक्वल होनी चाहिए। जरा सिंप्लीफाई कर लो, ये लिखा हुआ है 5t0 = 14 - 2t0।
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इस तरफ ले आओ, ये आ गया 7 t नॉट इज इक्वल टू 14, t नॉट की वैल्यू आ गया 2 सेकंड। मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो 2 सेकंड के लिए एक्सलेट किया है, ठीक है। तो अगर ये आ गया t इज इक्वल टू 2 तो ये t इक्वल टू 7, मतलब पार्टिकल 2 सेकंड के लिए एक्सलेट किया है और बच्चे कुछ रिमेनिंग 5 सेकंड के लिए क्या किया, रिटार्ड किया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये देखो 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 5 की रेट से, 5 की रेट से इंक्रीज करना है, 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, राइट। तो ये v नॉट हमारा कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड को अगर 2 की रेट से कम करोगे तो 5 सेकंड तो लगता है, और 5 सेकंड है, ये लिखा भी हुआ है। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। डिस्टेंस बोले तो इसका एरिया अंडर कर्व, और अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो यहां पे एरिया कैसे निकालोगे, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो हम निकाल रहे हैं यहां पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा एरिया अंडर कर्व, और एरिया कितना है, वो है हाफ ऑफ बेस कितना है 7, ठीक है। और ये कितना है हमारा हाइट, ये है 10, तो कितना आ गया, ये आ गया 35 मीटर। ये समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आप ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बना के फिर आप गिवन इंफॉर्मेशन का यूज कर लो। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा जरा ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं। तो यहां पे हमें गिवन है कि मोशन तो रेस्ट से स्टार्ट किया है और पहले पार्टिकल कर रहा है एक्सेलरेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अच्छी बात है। उसके बाद पार्टिकल ने यूनिफॉर्म मोशन किया है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। उसके बाद पार्टिकल रिटार्ड किया है सेम रेट से, 5 से एक्सेलरेट किया, 5 से ही रिटार्ड कर गया, और फाइनली पार्टिकल आके स्टॉप हो गया है। टोटल टाइम 25 सेकंड है। तो अगर मैं इसका वीटी कर्व बनाऊंगा तो वीटी कर्व कैसा बनेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले पार्टिकल एक्सेलरेट किया है, कुछ वेलोसिटी वी नॉट अचीव कर ली, उसके बाद पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया है और फिर पार्टिकल रिटार्ड कर गया है। क्या यही होगा? बिल्कुल। टोटल टाइम कितना है? 25 सेकंड है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पे पार्टिकल को टाइम टी नॉट लगा, तो क्या इस पार्टिकल को रिटार्डेशन में भी टाइम टी नॉट लगा होगा? बिल्कुल। जितने टाइम में इस पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी वी नॉट की, उसी अगर रेट से डिक्रीज हो रहा है तो यहां भी टाइम टी नॉट लगेगा। तो ये टाइम टी नॉट, ये टाइम टी नॉट, टोटल टाइम कितना है? 25 सेकंड। तो ये वाला टाइम कितना आ गया? ये आ गया 25 माइनस टी नॉट। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां पे हर एक का टाइम लिख लिया है, और इसका जो स्लोप है वो है +5, इसका जो स्लोप है वो है -5, और यहां पे पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। टोटल टाइम 25 सेकंड दिया है, मैंने ये इंफॉर्मेशन यूज कर ली। हमें दिया है एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। अब जरा ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होगी यहां पे इसका एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाय टाइम टेकन 25। एवरेज वेलोसिटी है 20, इसका एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे? तो एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ, ये बेस कितना है? ये बेस है 25 प्लस ये कितना है? ये है 25 माइनस 2t प्लस 25 माइनस 2t नॉट। ये समझ में आया? ठीक है। तो और ये कितना है हमारा? वी नॉट। और वी नॉट की वैल्यू अगर आप चाहो तो आप वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। वी नॉट की वैल्यू कितनी है यहां पे? ये 5 की रेट से इंक्रीज हो रहा है, टाइम टी नॉट लगा तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5t नॉट। तो ये आ गया हमारा इधर 5t नॉट। ये समझ में आया? ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया मैंने। अगर आपको वैसे निकालना है, इस ट्रायंगल का निकाल लो, इस रेक्टेंगल का निकाल लो, इस ट्रायंगल का निकाल लो, वो आपकी इच्छा है। मैंने ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया है, डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया? 25। कोई इश्यू नहीं है। चले यहां पे, तो यहां पे इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे देखो क्या बन रहा है ये पहले तो कैंसिल हो गया, इस तरफ 5 आ गया, ठीक है, और इसको हटा दूं जो भी लिखा हुआ है। और यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 1/10, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 माइनस 2t। कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय t, कोई इशू नहीं यहां पे। तो यहां पे ये हो गया 200 इज इक्वल टू 50t नॉट माइनस 2t नॉट स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 25t नॉट माइनस t नॉट स्क्वायर। इसको एक साइड कर लो तो ये हो जाएगा t नॉट स्क्वायर माइनस 25t नॉट प्लस 100 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालोगे तो तुम्हारा रूट क्या आ जाएंगे, ये है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और सम करने पे कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो इसके रूट्स हैं 5, 20, देख के समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब टी नॉट की वैल्यू 5 या 20, ठीक है, तो टी नॉट की वैल्यू 5 तो हो सकती है लेकिन 20 नहीं हो सकती। क्यों, जरा सोच के देखो, अगर ये 20 टी नॉट सेकंड हो गया, ये भी 20 हो जाएगा, 40 सेकंड, हमारा मोशन मोर देन 25 सेकंड हो गया, जबकि हमको बोला गया है कि 25 सेकंड ही टाइम लगा है। तो t = 20 का सॉल्यूशन नहीं है, t = 5 का सॉल्यूशन है। मतलब पार्टिकल को 5 सेकंड यहां लगे, 5 सेकंड यहां लगे, 10 सेकंड ये हो गए, बच्चे कुछ जो तुम्हारे 15 सेकंड है वो यहां लगे। तो पार्टिकल ने कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मोशन किया है, तो पार्टिकल मूव किया है कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्या है वो टाइम, वो है टाइम t = 5 से लेके t = 20 तक। बोले तो 15 सेकंड के लिए हमारा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आप ग्राफ बनाओ और ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं ये एक एग्जांपल करवा रहा हूं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, उसको हमने कुछ हाइट 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है। ये हमारी हाइट है कितना, 20 मीटर की हाइट है, और यहां से हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, और ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, नीचे की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है, और हमारा जो पार्टिकल है वो मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, ठीक है। तो यहां से पार्टिकल को नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, √2h/g, ठीक है। तो 2 × 20/g 10, g की वैल्यू 10 लेनी है, तो पार्टिकल 2 सेकंड में क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब सुनो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पार्टिकल जैसे 2 सेकंड में नीचे आया तो पार्टिकल यहां आया, तो पार्टिकल यहां कितने से आ जाएगा, 20 से आ जाएगा, राइट, 2 सेकंड बाद। तो पार्टिकल यहां से वापस रिबाउंड भी करेगा, पार्टिकल यहां से वापस ऊपर भी जाएगा, और अगर 20 मीटर पर सेकंड से आया है तो पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जाएगा। बस क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, अपना मैग्नीट्यूड जो है स्पीड का वो तो सेम रहेगा, ठीक है। तो पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाने लग जाएगा। फिर पार्टिकल क्या करेगा, यहां से ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, और पार्टिकल यहां से ऊपर पहुंचेगा, फिर पार्टिकल यहां से वापस नीचे आएगा, फिर यहां पे आके टकराएगा, फिर पार्टिकल से वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो इस टाइप का मोशन चल रहा होगा कि टू एंड फ्रो मोशन है, बॉल आई, टकराई, फिर वहां से ऊपर गई, फिर वहां से वापस बॉल नीचे आई, फिर टकराई, फिर वापस बॉल ऊपर चली जाएगी, ये फिर से 20 से आया, 20 से ऊपर चला जाएगा। ये समझ में आया। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये तो एक तो ये बताओ, ठीक है, यहां बोला गया है कि फाइंड या ड्रॉ, एक तो तुमको बोला गया है वीटी कर्व फॉर एंटायर मोशन, कि पार्टिकल जो है वो जब तक मोशन करेगा तब तक वीटी कर्व कैसा बनेगा वो बताओ, ठीक है। और आपसे पूछ सकते हैं स्पीड टाइम कर्व भी पूछ सकते हैं, ठीक है। स्पीड टाइम कर्व कैसा होगा उसका मॉड ले लेंगे। और क्या पूछा गया है, और आपसे पूछा गया है पार्ट सी में कि यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर t = 0 to t = 4, पार्टिकल यहां पे आया t = 2 पे, फिर t = 2 पे पार्टिकल ऊपर गया और t = 4 पे ऊपर पहुंच जाएगा, तो पार्टिकल t = 0 पे यहां पे है, 4 पे यहां पे है, 8 पे यहां पे है, ऐसा कुछ है। तो 0 से लेके 4 तक की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। और आपको पार्ट डी में पूछा गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम कर्व फॉर t = 0 से लेके 4 सेकंड तक। तो यहां पे पार्टिकल का मोशन कैसा रहा तो समझ में आ गया कि पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है। पार्टिकल यहां से पार्टिकल नीचे आया, फिर पार्टिकल यहां से वापस ऊपर चला गया। सबसे पहले बना रहा हूं मैं वीटी कर्व कैसा होगा, ठीक है। और यहां पूछ सकते हैं तुमसे एटी कर्व भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि पार्ट ई में पूछ लिया, मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में पहले सबसे पहले बना देता हूं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना बहुत आसान चीज है, क्योंकि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कितना है थ्रू आउट द मोशन, जो एक्सेलरेशन है वो है कितना, -10। ये हो जाएगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लेकिन अगर मैं पार्टिकल की बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो जरा ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है कि जब पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, जब पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी है नीचे की तरफ, किसी भी टाइम t पे नीचे की तरफ है 10t। ये समझ में आया। और जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो किसी भी टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी है 20 - 10t।
ये समझ में आया? जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे 10t, ऊपर जा रहा है तो 20 माइनस 10t। तो कैसा ग्राफ बनेगा यहां पे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव, और स्ट्रेट लाइन है तो क्या ऐसे कर्व बन जाएगा? बिल्कुल। t = 2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -20 हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद t = 2 पे पार्टिकल जस्ट 2 प्लस पे 2 माइनस पे कितनी है? -20। और जस्ट अगले ही इंस्टेंट पे क्या है? पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 20। मतलब अगले ही इंस्टेंट पे पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो ये आ जाएगी 20 प्लस में। और फिर क्या हो रहा है? फिर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। फिर पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है और कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 20 माइनस 10t। तो फिर ये वाली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और t = 4 पे जाके 0 हो जाएगी। t = 4 हम किसकी बात कर रहे हैं? तो t = 4 है हमारा, यहां पे पार्टिकल पहुंच जाएगा। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये आपको समझ में आ गया। और फिर क्या होगा? फिर पार्टिकल वहां से वापस नीचे आएगा, फिर वहां से वापस नीचे आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? 0 वेलोसिटी थी, 0 वेलोसिटी थी, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में ये वाला ग्राफ फॉलो करेगा पार्टिकल, फिर नीचे आया, कितनी हो गई? -20 हो गई। ठीक है, और ये t = 6 पे पहुंच गया। फिर उसके बाद पार्टिकल ये वाला पाथ फॉलो करेगा। ये समझ में आ रहा है? ये आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये जो है ये और ये दोनों पोर्शन फिर से रिपीट हो गए। आगे बात करोगे तो फिर से यही दोनों पोर्शन फिर से रिपीट हो जाएंगे। ये समझ में आ पा रहा है? ठीक है, ये t = 8, ये t = 10। जरा सोच के देखना, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो ये होगा हमारा क्या? VT कर्व, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। और अगर मुझे स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, इसका मतलब मुझे क्या इसका मॉडल ले लेना चाहिए। तो यहां पे अगर आप चाहो स्पीड टाइम ग्राफ बनाना चाहो तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या कैसा बनेगा इसका आप मॉडल ले लो। मतलब ऐसा कुछ, सोचना ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक है, ये है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम का आप मॉड ले लो। इसका मॉड ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये मैक्सिमम वेलोसिटी 20, ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये समझ में आया? अब हमको बोला गया है कि आप ये बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम बनाओ बस 4 सेकंड के लिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम कैसे बनाएंगे? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो आप क्या करो, आप ले लो यहां पे VT कर्व। VT कर्व से मिलता है आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम, और स्पीड टाइम का अगर आप एरिया लोगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस टाइम मिल जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूं, इसका एरिया निकालोगे तो कितना आएगा? VT का एरिया क्या आता है? डिस्टेंस आता है, और ये कितना आना चाहिए? -20, क्योंकि पहले पार्टिकल -20 नीचे आया हाइट। फिर इसका आना चाहिए +20, -20 +20, यही कहानी है। तो यहां पे अगर आप कर्व बनाओगे डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो, यहां पे हमें VT कर्व गिवन है और VT का एरिया निकाल क्या मिलता है हमको? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? -20। ठीक है, तो t = 20 पे, t = 2 पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है -20। यहां पे कहीं -20 आ गया। अब कैसे ज्वाइन करोगे इन दोनों पॉइंट्स को? तो यहां पे देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? निगेटिव में बढ़ रही है। ठीक है, तो पार्टिकल का जो स्लोप है वो निगेटिव में बढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ आएगा, जरा सोच के देखो, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 2 से लेके 4 तक, तो 4 पे जाके अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये -20 है, +20 कितना हो गया? 0 हो गया। तो पार्टिकल इस पोजीशन में पहुंच जाएगा। और यहां पे कर्व कैसा बनेगा? तो यहां पे आपको फिर से देख के समझ में आ रहा होगा कि यहां पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव में। ये समझ में आया? ऐसा कुछ कर्व बनेगा। और अगर मैं बात करना चाहूं डिस्टेंस टाइम कर्व की, तो डिस्टेंस टाइम आप कैसे बनाओगे? तो हम देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम कैसा बनेगा। तो डिस्टेंस टाइम कर्व बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत ही सिंपल सी कहानी है। ये है 0, ये है 2 और ये है 4। तो डिस्टेंस टाइम अगर मैं कर्व बनाना है तो आपको स्पीड टाइम का एरिया लो। स्पीड टाइम का एरिया लोगे तो ये स्पीड टाइम है, ये कितना है? +20, ये कितना है? +20। तो यहां पे +20 और पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, मतलब ऐसा कुछ कर्व बनेगा। ये समझ में आया?
ठीक है। और फिर देखोगे 2 से लेके 4 तक तो पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 20 और कवर कर लिया। तो पहले पार्टिकल यहां 20 पे है, फिर पार्टिकल थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो स्लोप कम होना चाहिए, ऐसा कुछ। ये समझ में आ गया। तो ऐसे कुछ ग्राफ बन रहे होंगे। ये वेलोसिटी टाइम है, ये स्पीड टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये डिस्टेंस टाइम। तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो हम जूम क्लास में बात करेंगे। तो आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।